हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, जिसमें हमें पढ़नी है रीतिबद्ध काव्य, सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। ठीक है, अब बात आती है रीति की। तो हमने रीति ऊपर पढ़ लिया कि रीति क्या है, एक्चुअली में रीति कैसे एग्जिस्ट करती है, किसकी वजह से, जैसे आचार्य जी की तरफ से आई, उसके बाद सब ने उसको अपने अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा दिया, लेकिन कुछ लोगों ने आचार्य जी के ही पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाया और आज तक आचार्य जी का ही पर्सपेक्टिव आगे है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों के अपने अपने थॉट्स भी हैं जो उसको पूरा कर देते हैं। रीतिकाल की 200 वर्षों की दीर्घ कालावधि के बीच रचे गए साहित्य का यदि विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि इसका 2/3 से अधिक भाग ऐसा है जो काव्य के विभिन्न अंगों के विवेचन के नियमित अथवा उन अंगों से संबंधित नियमों के अनुरूप लिखा गया है। इस काल में साहित्य की सर्वव्यापक प्रवृत्ति रीति निरूपण की थी, जिसने रीति कविता और रीति काव्य को जन्म दे दिया। इस रीति काव्य की 3 धाराएं बन गईं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। ठीक है, इन 3 धाराओं को ही हम डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो इंट्रो आपको समझ आ गया होगा। अब उन्होंने बोला रीतिकालीन काव्य की प्रमुख धारा और प्रवृत्तियां क्या हैं। देखो, रीति शास्त्रीय काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, ये तो आपको पता ही है कि ये 3 आपको पढ़ने हैं। इसमें भी मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास जब उन्होंने बुक लिखी तो रीतिकालीन कविता के प्रसंग में विद्वानों ने 3 प्रकार का वर्णन दिया, एक रीतिबद्ध, दूसरा रीति से, तीसरा रीति मुक्त। अब ये बात ना आपस में ही घूमती रहेगी स्टूडेंट्स, इस वाली बात को आप याद रखना। उसका घूमना किस तरीके से हम बंद करेंगे, ये बहुत घूम रहा है तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से अच्छे से समझा जा सकता है। अब इन्होंने बोला कि एक रीतिबद्ध शब्द के विषय में मतभेद होता है। अब देखो, रीतिबद्ध का ना लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों, किस लिए, कैसे निकाला गया, लेकिन इसको निकालने के जो पीछे रीज़न था वो ये था कि ये उन कवियों का थॉट था, विचारधारा थी, जिन्होंने राजाओं को शास्त्रीय ज्ञान देने के लक्षण ग्रंथों की रचना करी थी। मतलब उनकी वाइफ या उनकी जो प्रेमिकाएं थीं उनको किस तरीके से वो डेडिकेट करें, या फिर उनको ये बताएं कि हाँ वो इम्पॉर्टेंट है, या फिर मतलब उनके प्यार को, प्रेम को दर्शाने के लिए। तो रीतिबद्ध काव्य धारा का जो था वो उद्घाटन किया गया। संस्कृत और ब्रज भाषा में इसको लिखा जाता था। ठीक है, रीतिबद्ध को, ये वाली बात आप याद रखिएगा। इस काव्य धारा में वो कवि आते थे जिन्होंने राजाओं को, ये जो हमने अभी पढ़ा है ना रीति शास्त्रीय काव्य, तो शास्त्रीय काव्य देने का काम किया था, ये वो वाली बात है। ठीक है, रीतिबद्ध वाली। इसके जो कवि रह चुके हैं, केशव दास हैं, भिखारी दास और चिंतामणि, या फिर कुलपति मिश्र हैं, देव हैं, ठीक है, मतीराम हैं। इनमें से किसी के नाम आपको याद रहें तो आप लिख दीजिएगा, नहीं तो 1 या 2 का नाम तो ज़रूर लिख कर आइएगा। ठीक है, रीति सिद्ध काव्य, ये कवि काव्य लेखन की रीति में सिद्ध थे, बावजूद उन्होंने रीतिबद्ध काव्य की भांति कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। काव्य शास्त्र नियमों से प्रभावित जरूर थे और रीति को आधारित मानकर चमत्कारपूर्ण और हृदयग्राही कविता का सृजन किया। काव्य के काल और भाव पक्ष को समान महत्व दिया। बिहारी, बैनी, सेनापति इस परंपरा में आते हैं। ठीक है, रीति मुक्त, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया होगा, रुको मैं रीति सिद्ध काव्य आपको समझाती हूँ। इसके अंदर ना इन्होंने कविताएं लिखी और ऐसे लिखी जिसमें चीज़ों को छुपा कर लिखा, कि बिल्कुल छुपा कर, कि जो जैसे कि आपको हमने पढ़ा था, सूफी भक्ति पढ़े थे ना, उनका प्रेम जो है ना वो ऊपर वाले के लिए छुपा हुआ है। तो लोगों को ये लगता है कि वो अपनी प्रेमिका के लिए या प्रेमी के लिए वो बात कह रहे हैं या गा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में वो ऊपर वाले के लिए बात होती है। वैसे ही रीति सिद्ध होती है, जो कविताएं ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ें या मैसेज छुपे हुए होते हैं। ठीक है, रीति मुक्त काव्य, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन कवियों ने रीति से मुक्त होकर स्वच्छंद रूप से काव्य रचना की। इन्होंने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों से अलग मार्ग चुना, जिसमें दूसरों को प्रसन्न करने के बजाय अपने आप को इम्पोर्टेंस दी गई।
ठीक है, वो दोनों तो कर प्रेम प्रेमिकाओं के लिए ही रहे ना, प्रेम के लिए, प्रेमिकाओं के लिए, पत्नियों के लिए कि हाँ, या फिर अगर वो जो है रीति सिद्ध वाले हैं वो छुपे हुए मैसेजेस भी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रेमी को ही जा रहे हैं। तो लेकिन जो इसमें जो रीति मुक्त काव्य वाले हैं ये अपने लिए बात करते हैं, ये कहते हैं दुनिया जाए भाड़ में हम तो अपनी बात करेंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, भाई सिम्टम्स मिले प्रेम के प्रेमिकाओं को देने के लिए कि जी आई लव यू 2 3 4, तो वो उससे पता लगा, मतलब आज की भाषा में, आज के ज़माने में बोला जाए इसको तो इस तरीके से, तो उससे पता लगा, ठीक है, कि ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये सारी चीज़ें। लक्षण ग्रंथ के बाद श्रृंगारिता, उसकी जो सजावट है वो हमें पता लग रही है रीतिबद्ध के अंदर कि वो सजावट किस तरीके से रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा आगे आ जाइए, अलंकारिता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे में अलंकार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जीवन दर्शन दर्शाए गए हैं, मतलब जैसे अगर हम प्रेमिका के लिए लिख रहे हैं या प्रेम को देने के लिए, प्रेम मतलब हमारे प्यार को देने के लिए ये चीज़ लिख रहे हैं, तो उससे किसी के लाइफ के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है, ठीक है। आचार्यर्थ कि भाई जिनका ये थॉट है उनके बारे में भी पता लगता है। आश्चर्यदाताओं की प्रशस्ति, ये करना चाहो तो कर लेना वरना छोड़ सकते हो, बट इसमें ये है कि जो आदिकालीन कवि थे उनके पर्सपेक्टिव्स को भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया जाता है। भक्ति भावना का मिश्रण, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि भक्ति सूफी वाले ऊपर वाले के लिए ये सारी चीज़ें लिखते थे, तो उन्हीं से ही इंस्पायर होकर इसको करा गया और ये प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए लिखवाया गया और लिखा गया, ठीक है। विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का वर्णन, जो अलग अलग श्रृंगार और ये सब चीज़ें मिली हैं हमें, नायिकाएं भी उसमें मिली हैं। श्रृंगार्थ विषय सेम वही वाला टॉपिक है, ऊपर वाला, ये वाला और वो वाला दोनों सेम टॉपिक है, आप तो ये वाला या दो ऊपर वाला जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मुक्त काव्य, मुक्त काव्य की एक मतलब इसमें एक फ्री टाइप वाली चीज़ कि यार जिसको मुझे जो लिखना है वो मैं बहुत ईजिली लिख पा रही हूँ, कोई मसला वाली बात नहीं आ रही है। ब्रज भाषा का यूज़ किया गया है, छंदों का यूज़ किया गया है, उत्साहत्मक इसमें दिखी गई है, एक हैप्पीनेस, एक वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिली हैं, ठीक है। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, काव्यगत दृष्टिकोण की भिन्नता मिली है, मतलब हमें काव्य पता लगा है कि क्या पर्सपेक्टिव है लिखने वाले का। इसके अलावा नीचे आ जाइए, स्वच्छंद प्रेम का चित्रण, खुद के भी लाइफ के बारे में, खुद के प्रेम के बारे में कि यस ट्रू लव, एक खुद से सेल्फ लव जो होता है वो भी करना चाहिए और होता है, लोग करते हैं। वीरानुभूत की प्रधानता, मतलब यहाँ पर प्रेम को इम्पोर्टेंस दी गई, बढ़ावा दिया गया, चाहे वो खुद से हो या किसी और से, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर नेक्स्ट दिया है काव्यगत दृष्टिकोण की भिन्नता, सेम वही ऊपर वाला टॉपिक है कि काव्यगत दृष्टिकोण पता लगा, सौंदर्य, एक खूबसूरती, उसकी जो है ब्यूटी उसकी पता लग रही है, प्राकृतिक चित्रण पता लग रहा है, नेचर पता लग रहा है इसके अंदर। शिल्प सौष्ठ जो होता है ना, इसमें ये होता है कि हमारे जो भाव होते हैं, इमोशंस फीलिंग्स कह लो, वो जो पता लगते हैं उसको ये नाम दिया जाता है हिंदी में शिल्प सौष्ठ का, तो ये पता लग रहा है जिसमें ब्रज भाषा का बहुत यूज़ किया गया है। रीति काल के प्रमुख कवि और उनके काव्य, देखो ऊपर मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको मेन टेलीग्राम पे तो वैसे मिल ही जाएगी, बाकी नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझसे आप ले लीजिएगा। केशव दास हैं सबसे पहले जी, बिहारी लाल, चिंतामणि, भूषण और मतीराम देव, भिखारी दास, पद्माकर, घनानंद, इन सबको तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा 12th में भी, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा निष्कर्ष, तो इन तीनों के बारे में आपको निष्कर्ष में लिखना है क्योंकि इनका कॉन्क्लूजन निकल चुका है, इन पर कोई डिबेट नहीं चलती है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना कि रीति काव्यबद्ध वाले ये करते हैं, रीति सिद्ध वाले ये करते हैं, रीति जो दूसरे हैं वो तीसरे हैं वो ये करते हैं, इनका इनमें इन सब में कॉमन चीज़ें कि प्रेम को दर्शाना, सौंदर्य को, श्रृंगार को कॉमन, चाहे वो किसी और के लिए या अपने लिए, तो इस तरीके से निष्कर्ष को डिस्क्राइब करना है। और ये हो गई है आपकी नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट कंटिन्यू करेंगे। होप सो कि इस क्लास में आपके कोई डाउट नहीं हो, इन केस कोई डाउट, क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग and best of luck all.